हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 27 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 27 नवंबर के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखें कि इस समीकरण का RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो जाएं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के दो दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करेंगे और जिस विकल्प के दो चिन्हों से समीकरण का RHS पद और LHS पद दोनों बराबर हो गया, समझना वही विकल्प आपका सही उत्तर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ऑप्शन ए या पहले विकल्प के दो चिन्हों को इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करेंगे क्या मेरे भाई, गुणा के स्थान पर हम प्लस करेंगे और प्लस के स्थान पर गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए, समीकरण में दिया गया है 8 गुणा में 2, तो गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके आगे क्या है 2, फिर क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर है 5, उसके बाद में है माइनस का 16, फिर उसके आगे है भाग का 4 और इसके बराबर में दिया गया है 14। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो समीकरण के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 16 में, तो ये चला जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, इसके बराबर में दिया गया है 14। अब भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 8 प्लस उसके बाद में 5 गुणा में कितना है 2, तो यहाँ पर बन जाएगा 5 दूना के 10, फिर क्या है माइनस का 4 और इसके बराबर में दिया गया है 14। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 8 और प्लस का है 10, तो 8 और 10 मिलकर बन जाएगा 18। फिर क्या है माइनस का 4, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 18 में से माइनस 4 कर देंगे और इसके आगे दिया गया है बराबर में 14। अब यहाँ पर देखिए 18 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 14 और इसके बराबर में भी कितना दिया गया है 14। यहाँ पर देखिए यदि हम इस समीकरण के अंदर ऑप्शन ए या पहले विकल्प के दो चिन्हों को रखेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 बराबर में कितना दिया गया है 14, यानी कि समीकरण का RHS पद और LHS पद दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप बचे हुए समय के अंदर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको दिया जाएगा केवल 80 रुपये के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 221 का संबंध 125 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 221 से यहाँ पर 125 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 312 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 221 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। तो 221 से यहाँ पर 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 221 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 221 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 1 मिलकर बन जाएगा 5। अब 5 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 312 के अंदर है और इस 312 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 312 की सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 312 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। अब जिस प्रकार से 5 का क्यूब किया गया है उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा कि 6 का क्यूब होता है 216। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 216। अब हमें देखना है कि संख्या 216 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 216 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं तो आप कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो आकृति दी गई है उस आकृति के अंदर आपको काउंट करना है सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को। जैसे मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये, 2 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये और 3 नंबर त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस आकृति के अंदर डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 इन दोनों त्रिभुजों को आपस में मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर देखिए 3 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 1 और कर देंगे। क्या इस आकृति के अंदर इन सभी के अलावा कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन सभी को टोटल कर लेंगे तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 4। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 4 में दिया
दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, मेरी बताई हुई शॉर्ट ट्रिक्स को आपको लगाना है। यदि आप कंटिन्यू हमारी क्लास देख रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब हमें क्या करना है, इस तरह की आकृति देखनी है इस बड़ी वाली आकृति में कि इस तरह की कितनी आकृति दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम इस बड़ी वाली आकृति को ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की हमें एक आकृति दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई इस एक आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ये, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 8 के अंदर प्लस एक और कर देंगे। ठीक है, अब मेरे भाई इसी प्रकार से आप ध्यान से देखना, यदि हम इस आकृति के अंदर यहां से यहां तक मिलाएंगे तो इस आकृति में एक त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, तो यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस एक और कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई इसी प्रकार से ध्यान से देखिए इस आकृति को हम यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, तो यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस एक और कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए इसी आकृति को, इस आकृति को यदि हम यहां से देखिए मेरे भाई इस सभी आकृतियों को यदि हम आपस में मिलाएं तो यहां से यहां तक एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस एक और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज है, तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इन सभी को टोटल कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 8 और 1 मिलकर बन जाएगा 9, 9 और 1 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 1 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 1 मिलकर बन जाएगा 12। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 12। अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 12 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 79, 79 के बाद में दिया गया है 159, 159 के बाद में दिया गया है 199, 199 के बाद में दिया गया है 219 और 219 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से,
सीरीज में दिया गया है 79, 79 के बाद में दिया गया है 159। तो 79 से 159 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 79 के अंदर क्या कर दें, प्लस 80 कर दें, तो 79 और 80 मिलकर बन जाएगा 159। फिर देखिए 159 से कितना बन रहा है, 199। तो 159 से 199 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई ध्यान से समझना, यदि हम 159 के अंदर क्या कर दें, प्लस 40 कर दें, तो 159 और 40 मिलकर बन जाएगा 199। फिर देखिए 199 से कितना बन रहा है, 219 से। 199 से 219 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 199 के अंदर क्या कर दें, प्लस 20 कर दें, तो 199 और 20 मिलकर बन जाएगा 219। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 219 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, यानी सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, प्लस 80, उसके बाद में प्लस 40, उसके बाद में प्लस 20। अब आगे क्या होगा, सभी में प्लस हो रहा है तो आगे भी प्लस होगा। कितना प्लस होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई 80 से कितना हुआ, 40। 80 से 40 कैसे बन जाएगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 80 को क्या कर दें, 2 से भाग कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 40। फिर देखिए 40 से कितना बन रहा है, 20। 40 से 20 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 40 को क्या कर दें, 2 से भाग कर दें, तो बन जाएगा 20। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 20 से अगली संख्या निकालनी है। तो 20 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी क्या हो रहे हैं, 80 से 40 बना 2 से भाग करने से, 40 से 20 बना कैसे, 2 से भाग करने से। तो 20 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को भी 2 से भाग कर देंगे। तो 20 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। यानी कि 219 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कैसे? यदि हम 219 के अंदर क्या कर दें, प्लस 10 कर दें। तो अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 219 के अंदर यदि हम प्लस 10 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 219 और 10 मिलकर बन जाएगा 229। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 229। अब हमें देखना है कि संख्या 229 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 229 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है, या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कॉफी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, सबसे अधिक कहवा भारत के कर्नाटक राज्य में होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से ही एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के एग्जाम में पूछा गया था।
तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि जो गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर को, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर को, ऑप्शन सी है सिक्किम के गंगटोक शहर को, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड के देहरादून शहर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मिजोरम राज्य में, ऑप्शन बी है मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य में, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1190 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1191 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1192 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1194 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1191 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए है ढोलक से, ऑप्शन बी है सितार से, ऑप्शन सी है तबला से, और ऑप्शन डी है वायलिन से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, विलायत खान का संबंध है
सितार वाद्य यंत्र से। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर वाद्य यंत्र से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पीवी सिंधु का संबंध निम्न में से किस खेल से है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन खेल से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 27 नवंबर के बाद में होने वाला है और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, तो मेरे भाई हमने आपके एग्जाम के लिए लगभग ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा केवल और केवल 80 रुपये की फीस के अंदर है। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस मुगल बादशाह को आलमगिरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर को, ऑप्शन बी है जहांगीर को, ऑप्शन सी है औरंगजेब को और ऑप्शन डी है शाहजहां को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? आलमगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, ठीक है। तो मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उनको हमने कवर किया है और आगे जितने भी क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे तो उनकी क्लास भी हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।